नमस्कार, देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं दिल्ली से सौरभ शुक्ला। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी को आज बागंबरी मठ में भू समाधि दे दी गई। ये प्रक्रिया पूरी कैसे हुई और उस वक्त कौन कौन वहां पर मौजूद था, बता रहे हैं हमारे सहयोगी कमाल खान। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी को आज प्रयागराज में उनके बागंबरी मठ में भू समाधि दे दी गई। उनके पार्थिव शरीर की यात्रा मठ से संगम तट तक गई, जहां 3 नदियों के जल से उन्हें स्नान कराया गया। उसके बाद मठ में उन्हें भू समाधि दी गई। महंत नरेंद्र गिरी की अंतिम यात्रा बागंबरी मठ से संगम की तरफ चली। जिस ट्रक पे उनका पार्थिव शरीर रखा गया था, उसे पीले नारंगी गेंदे के फूलों और हरी पत्तियों की लड़ियों से सजाया गया था। उन्हें अंतिम विदाई देने साधु संतों और आम लोगों के अलावा डेप्यूटी सीएम केशव मौर्य और कई दूसरे राजनेता पहुंचे। रथ के आगे ढोल नगाड़े उनके ब्रह्मलीन होने की प्रसन्नता व्यक्त कर रहे थे। ओम साक्षात ब्रह्म है। सन्यासी जो है ओम परमात्मा का जप करता है। इसलिए जो शरीर पंचभौतिक शरीर शांत हुई है, वह गुरु के चरणों में जाकर के, भगवान के चरणों में जाकर के स्थापित हो गई है, अर्थात शिव धाम को प्राप्त कर ली है। महंत नरेंद्र गिरी सोमवार को अपने बागंबरी मठ में रहस्यमयी हालात में मरे मिले थे। उनके शिष्यों का कहना था कि दोपहर के भोजन के बाद वो आराम करने गए, लेकिन बाहर नहीं निकले। दरवाजा खटखटाने पे जब उन्होंने जवाब नहीं दिया, तब लोगों की चिंताएं बढ़ीं। कमरा खटखटाया गया, उसका जवाब नहीं मिला। उसके बाद लोगों ने कमरे का दरवाज़ा तोड़ा और उनके शिष्यों का कहना है कि वो यहाँ पे पंखे से लटकते हुए उन्होंने देखा। उनको लगा कि शायद जिंदा हो जान बचाई जा सकती है, तो उन्होंने नीचे उतारा और जब उन्हें लगा कि उनका देहावसान हो गया है, तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। महंत की अंतिम यात्रा में संगम पे भी उनके भक्तों की भीड़ थी। यहाँ तमाम साधु संतों ने उन्हें संगम के जल से स्नान कराया। इसके बाद उनका पार्थिव शरीर संगम किनारे बड़े हनुमान जी के मंदिर ले जाया गया, जिस मंदिर का वे वर्षों से संचालन कर रहे थे। मंदिर से उनकी अंतिम यात्रा मठ पहुंची, जहां उन्हें उनके गुरु की समाधि के बगल में भू समाधि दी गई। इसके लिए धार्मिक रस्में बहुत देर तक चली। जो यजुर्वेद के मंत्र 16 मंत्र हैं, उनसे समाधि के पूज्य संत की पूजा होती है। उनका स्नान होता है, बंदन होता है, अर्चन होता है, दुग्ध स्नान होता है, गंगा जल से, पंचामृत से, इत्र से, तमाम प्रकार के षोडशोपचार से उनका पूजन करते हैं। और उन्हें जैसे मूर्ति स्थापना के पहले हम मूर्ति की पूजा करते हैं, ऐसे समाधि में जाने के पहले पूज्य संत की पंचभौतिक शरीर की पूजा करते हैं। महंत नरेंद्र गिरी अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी मौत बहुत सारे सवाल छोड़ गई है, जिसके जवाब मिलना बहुत जरूरी है। प्रयागराज में नितिन गुप्ता और राजेश के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी को आत्महत्या करने के लिए उकसाने वाले मामले में उनके शिष्य आनंद गिरी और उनके साथी आद्य तिवारी को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आपको बताएं कि इलाहाबाद की सीजेएम कोर्ट ने पूरा फैसला दिया है। प्रयागराज की बागंबरी गद्दी में यह मामला सामने आने के बाद आनंद गिरी को हरिद्वार से हिरासत में लिया गया था। उनके 2 करीबी आद्य तिवारी और संदीप तिवारी को प्रयागराज से हिरासत में लिया गया था। बाद में तीनों की गिरफ्तारी हुई थी। आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के हापुड़ और दादरी में सभाएं की। दादरी में उन्होंने सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा का लोकार्पण भी किया। पहले वहां पर बारिश से व्यवधान हुआ, उसके बाद नाम हटाने को लेकर के भी विवाद बढ़ गया। क्या है पूरा विवाद और इसका क्या होगा सियासी असर, बता रहे हैं हमारे सहयोगी रविशंजन शुक्ला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सभा शुरू होने से पहले हुई मूसलाधार बारिश के चलते मैदान में पानी भर गया और कुर्सियां गीली। फिर भी सभा में हजारों लोग पहुंचे। दादरी और जेवर की इस विधानसभा में गुर्जर और राजपूत जाति का खासा प्रभाव है। इसके चलते मुख्यमंत्री ने सम्राट मिहिर भोज से लेकर धन सिंह कोतवाल और ठाकुर रोशन सिंह को खूब याद किया। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ ने सम्राट मिहिर भोज की मूर्ति का अनावरण भी किया।
लेकिन सभा खत्म होते ही गुर्जर समाज के लोगों ने बीजेपी विधायक तेजपाल नागर के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। आनन फानन में सम्राट मिहिर भोज की मूर्ति के पास पैरामिलिट्री और पुलिस फोर्स को लगाना पड़ा। गुर्जर सम्राट प्रतिहार मिहिर भोज लिखा हुआ था। कुछ शरारती तत्वों के माध्यम से रात को 2 बजे के बाद जिन लोगों ने इस पे एक गलत वो करा के उसके ऊपर कलर कर दिया, ऐसे नेताओं का हम बहिष्कार करते हैं। दरअसल जब से सम्राट मिहिर भोज की मूर्ति लगी है, तब से इलाके के राजपूत और गुर्जर दोनों इन्हें अपना बता रहे हैं। कई पंचायतें हुई, तनाव बढ़ता देखकर प्रशासन ने राजपूत और गुर्जर समाज के लोगों की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करवाई थी। अब बीजेपी के विधायक कह रहे हैं कि चंद लोग झगड़ा करवाना चाहते हैं। गुर्जर और राजपूत को अलग जाति नहीं है, दोनों एक परिवार है। हमारे पिता एक हैं, उनकी 2 संतान जैसे होती हैं, तो उनको भी मानने का अधिकार है, हमें मानने का। ये विवाद कहाँ से आ गया कि इस पर राजपूत और गुर्जर अलग अलग क्लेम कर रहे हैं? आखिर क्यों उनको एक जाति में? मैंने बताया ना, क्लेम कर ही नहीं रहे, दोनों एक है। बैठ करके जो बुजुर्ग थे, कुछ बच्चे, तमाम सारे गुर्जर यहाँ पर आए हुए थे महासभा के, और बोले कि भाई गुर्जर नहीं है। मैं बताया ना, किसी पार्टी के 2-4 तो लोग ऐसे दुनिया में रहते हैं, वो समर्थित हो सकते हैं उनके। इसकी जांच कराई जा रही है। सम्राट मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार वंश के सबसे ताकतवर राजा थे। ये जो गुर्जर प्रतिहार थे, ये एक गुजरात और राजस्थान के बीच का जो जोधपुर का जो क्षेत्र है, उस इलाके का एक गुज्जर एक क्षेत्र है, भौगोलिक एरिया। और उस भौगोलिक एरिया में जो रहने वाले लोग थे, उन्हें हम गुज्जर प्रतिहार कहते हैं। अगर चूंकि उस आधार पे हम देखें तो चूंकि उस समय राजपूतों का कोई वर्णन नहीं था, तो जो आज गुर्जर अपना क्लेम कर रहे हैं कि हम उस क्षेत्र के रहने वाले हैं और मिहिर भोज भी गुर्जर थे, शायद सही प्रतीत होता है। तीसरी विचारधारा थी जो प्रतिहारों की खुद की अपनी है। प्रतिहारों ने अपने आप को राजपूत माना, उन्होंने गुज्जर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। इस आधार पर राजपूत क्लेम करते हैं कि जो गुज्जर प्रतिहार में प्रतिहारों की बात है, वो राजपूत थे। बाकायदा जातियों को लेकर एक टकराहट की स्थिति पैदा की जाने की कोशिश लोगों के जरिए की जाती है। तो इस पर नाम जो लिखा गया है, तो उस नाम को भी अभी फिलहाल आप देखिए कि जो नीचे वो एक पीले कलर के तौलिए से उसको फिलहाल ढक दिया गया है, जहां पर सम्राट मिहिर भोज का नाम होता है। दादरी से अश्विनी मेहरा के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी हर घर नल जल योजना, जिसे केंद्र सरकार ने पूरे देश में अपनाया, एक बार फिर विवादों के घेरे में है। अखबार इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने अपने गृह जिले कटिहार में न केवल अपनी बेटी, साले और अपने कर्मचारियों के कंपनियों के नाम पर 53 करोड़ के ठेके लिए, बल्कि उनके काम की गुणवत्ता उतनी ही घटिया रही। और अब विपक्ष का आरोप है कि यह सारा कुछ मैनेज था। कटिहार जिले में भावरा पंचायत का पोखरिया टेगाबाड़ी गांव। जब आप प्रवेश करेंगे तो ग्रामीण आपको जल नल योजना का हाल कुछ ऐसा दिखाते और बताते हैं। खबर देते हैं, आईबे नहीं करता है, कोई नहीं आता। क्योंकि पाइप दिया है तो पाइप से ऐसे पानी बह रहा है, उसको ये नहीं रिप्लेस में नल भी सेट नहीं किया हम लोग का मोहल्ला में। इसके बाद जैसे जैसे आप गांव के लोगों से बात करते हैं, परत दर परत कहानी खुलती जाती है। ग्रामीणों का कहना है जब से जल नल योजना का काम हुआ है, तब से ही नलों में पानी नहीं मिल रहा। नहीं आ रहा है पानी, जब से लगाया पानी नहीं आता है, पाइप टूट गया है, कोई देखने का नहीं आता है। हर ग्रामीण की यही शिकायत है कि काम इतना घटिया हुआ है कि नल है तो जल नहीं और टंकी बना तो पानी नहीं। और काम कराने वाले उस समय के स्थानीय विधायक और अब उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के संबंधी हैं, तो कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। 1% भी सक्सेस नहीं हुआ हम लोग का गांव में। डिप्टी सीएम का भगना है, उसमें वो काम किया है, वही काम किया है जो उसका बेटा भी है। विभागीय रिकॉर्ड के अनुसार तारकिशोर प्रसाद की बेटी, साले और स्टाफ के कई लोगों की कंपनियों को कुल 53 करोड़ के ठेके मिले और तर्क यह दिया जा रहा है कि उनके टेंडर सबसे कम रेट के थे। बिहार सरकार के पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री ने इस मामले को सबसे पहले उठाया था और अब पूरे मामले की जांच की मांग कर रहे हैं।
पानी को कामत टोला तक जाना है, और जब हम लोगों ने कहा कि पाइप घटिया है, क्वालिटी नहीं है, पतला पाइप है, तो पानी आएगा ही नहीं, तो कैसे हम आखिरी छोर तक जाएगा। तो पुलिस भेजा गया, तो 2 बार पुलिस उन लोगों को जो है तंग किया कि पकड़ कर ले जाएंगे, तुम लोग क्यों काम में बाधा। तब ग्रामीणों ने हमसे कहा कि देखिए सर, रोज पुलिस आ रही है, गुणवत्ता में कमी है काम। मौजूदा सरकार में एक ही काम हो रहा है, सरकारी खजाने को लूटो, जनता के अधिकार को लूटो। भाई जिस प्रकार का मामला आ रहा है 53 करोड़ रुपए, ये तो एक्सप्लेन करना चाहिए नीतीश कुमार जी को। ये बहुत ही गंभीर मसला है, इसमें डिप्टी सीएम पे तो कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, साथ ही साथ मुख्यमंत्री के अंतरात्मा को अपनी जगह आनी चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तारकिशोर प्रसाद ने तो कोई सफाई नहीं दी, लेकिन बिहार भाजपा अध्यक्ष ने बचाव में मात्र इतना कहा। यह सही है कि एक विधायक के बेटे ने 1,87,00,000 का कार्य कराया है, और चुनाव से पहले सारा कार्य उसका समाप्त हो गया था, इसलिए इसमें दूसरा कोई करने की। निश्चित रूप से हमारा आज का भारतीय कानून विधायक के बच्चों और मंत्रियों के संबंधियों को सरकारी ठेके लेने से कहीं से वंचित नहीं करता, लेकिन जब आप किसी मंत्री के संबंधी हैं या विधायक के बच्चे, तो जब सरकारी ठेका लेते हैं तो ग्रामीण हो या आम लोग आपसे अच्छी गुणवत्ता की उम्मीद करते हैं, जिसका इस मामले में कहीं से कोई पालन नहीं हुआ, और यही सारे विवाद की जड़ है। कटिहार से श्याम के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि केरल के प्रसिद्ध पद्मनाभ स्वामी मंदिर ट्रस्ट का भी ऑडिट होगा। केरल में पद्मनाभ स्वामी मंदिर है, जो कि देश का सबसे अमीर मंदिर ट्रस्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि इनका भी ऑडिट किया जाए। पद्मनाभ स्वामी मंदिर ट्रस्ट सुप्रीम कोर्ट गया था और उसने ऑडिट से छूट की दरखास्त की थी। देखिए हमारे सहयोगी आशीष भार्गव की पूरी रिपोर्ट। केरल के तिरुवनंतपुरम का मशहूर पद्मनाभ स्वामी मंदिर एक वक्त अपने खजाने को लेकर सुर्खियों में आया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मंदिर के ट्रस्ट को ऑडिट से छूट नहीं दी जा सकती। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2020 का आदेश मंदिर ही नहीं ट्रस्ट पर भी लागू होता है। 3 महीने में ऑडिट पूरा हो, ट्रस्ट की 25 साल के ऑडिट किए जाने के आदेश से छूट की मांग खारिज की जाती है। वहीं मंदिर प्रशासन का कहना था कि पद्मनाभ स्वामी मंदिर गहरे आर्थिक संकट से जूझ रहा है। मंदिर को मिल रहा चढ़ावा इसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इस मंदिर का मासिक खर्च 1.25 करोड़ रुपए के आसपास है, जबकि हमें चढ़ावे के तौर पर 60-70 लाख रुपए ही मिल पा रहे हैं। ऐसी सूरत में मंदिर का कामकाज सुचारू रूप से चलाना संभव नहीं है, लिहाजा ट्रस्ट को योगदान देने को कहा जाए। जबकि शाही परिवार का कहना था कि ये उसके द्वारा संचालित ट्रस्ट है, मंदिर के प्रशासन से इसका कोई लेना देना नहीं है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई आदेश नहीं दिया। साल 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम आदेश देते हुए त्रावणकोर शाही परिवार की ट्रस्ट में मान्यता को बरकरार रखा था, लेकिन मंदिर प्रशासन के लिए एक समिति का गठन कर दिया था। साल 2011 में जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मंदिर के खजाने की गिनती करने के आदेश दिए थे तो इसे 1.5 साल लग गए थे। अब 2021 है, 10 साल बीत चुके हैं, लेकिन कानूनी कार्रवाई रुकते हुए नजर नहीं आ रही। नई दिल्ली से प्रेम सिंह के साथ आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। देश प्रदेश में आज के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।